लेक्चर नंबर 20 है और ऑफिशियल लेक्चर नंबर हमारा 223 है। सब्जेक्ट है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड। टॉपिक है हमारा एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट बहुत बड़ी चीज है, बहुत होता है न्यायालय में, बहुत परेशान है लोग इससे, एडजॉर्नमेंट से। एडजॉर्नमेंट बहुत बुरी चीज है। और आदेश है 17। आदेश 17 जो है एडजॉर्नमेंट के विषय में बताता है कि इस आदेश 17 ये बताता है कि एडजॉर्नमेंट के क्या नियम होंगे। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। सच्चाई इसके विपरीत है। आप देखेंगे लोग बहुत परेशान हैं, रोज डेटें होती हैं कोर्ट के अंदर, डेट 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 डेट। डिले डिफीट द जस्टिस। डिले डिफीट द जस्टिस। न्याय में होने वाली देरी न्याय का गला घोट देती है, अर्थात न्याय को पराजित कर देती है। मैं तो एक केस ऐसा देखा है जिसमें एक्स पार्टी प्रोसीड हो रहा है। एक्स पार्टी प्रोसीड हो रहा है, 1917 से चल रहा है। 7 साल में ताजुब खाता हूं कि जुडिशियल ऑफिसर 7 साल में एक्स पार्टी मुकदमा डिसाइड नहीं कर सकते जिस देश में, उस देश में क्या होगा। अब आप सोचें उसमें करना क्या है, कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना। एक्स पार्टी मुकदमा, और पार्टी ने 3 लाख रुपए कोर्ट फीस देके मुकदमा डाल रखा है। एक्स पार्टी प्रोसीड नहीं हो पाया, एक्स पार्टी डिसीजन नहीं कर पाई कोर्ट। इस तरह की तो बात छोड़िए, आए दिन स्ट्राइक्स, आए दिन कुछ ना कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई रुक नहीं रहा। हर चौथे 5वें दिन, 10वें दिन, महीने में, साल भर में, 1.5 साल में ऑफिसर बदल रहा है। एक आता समझ में नहीं आता, कहीं स्टोनर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ऐसी बड़ी परेशानी है। ये बिल्कुल सच्चा उदाहरण बता रहा हूँ आपको। एक्स पार्टी प्रोसीड 4, 3, 7 साल में डिसाइड नहीं हो पाया। गाजियाबाद की बता रहा हूँ आपको। तो क्या डिले है? डिले डिफीट जस्टिस बस ये किताबों में है लिखे हुए। लोग थक लिए हैं। एडजॉर्नमेंट के विषय में लिखा है कि पूरे मुकदमे के दौरान केवल 3 बार एडजॉर्नमेंट मिलेगा। लेकिन क्या होता है ऐसा? नहीं। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। एडजॉर्नमेंट कितनी बुरी चीज है। एडजॉर्नमेंट कितने परेशान है लोग न्याय मांगने के लिए, लेकिन न्याय है कि होकर नहीं दे रहा। समय तथा स्थगन प्रदान किया जाना। किसी भी स्टेज पर न्यायालय पर्याप्त कारण होने पर एडजॉर्नमेंट दे सकता है। सफिशिएंट कॉज के अभाव में एडजॉर्नमेंट ऑफ केस नहीं होगा। एडजॉर्नमेंट केवल पूरे केस में 3 बार हो सकता है। क्या पॉसिबल है ये? लिखा क्या है, देखो हो क्या रहा है। हमारा लॉ खराब नहीं है, हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वहां खराबी हो रही है। वे अवस्थाएं जिनमें स्थगन नहीं होगा, और सबसे ज्यादा इन्हीं में स्थगन होता है, बता रहा हूं भी आपको। पर्याप्त कारण न होने पर स्थगन नहीं होगा। परिस्थिति पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर न होने पर, अर्थात परिस्थिति अगर अंडर कंट्रोल है तो स्थगन नहीं होगा। पक्षकारों के अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के आधार पर एडजॉर्नमेंट नहीं होगा। देखिए 5-10 मिनट आ रहे हैं सर, 20 मिनट में आ जाएंगे, वो तो एडजस्टमेंट है। लेकिन हर डेट पे जब भी गवाह आ गया उसी डेट पे छुट्टी लेके भाग गए, ये थोड़ी ना काम है। अधिवक्ता के अस्वस्थता के आधार पर, अस्वस्थ है, नो ग्राउंड,
जहां साक्षी न्यायालय में उपस्थित हो, जहां विटनेस कोर्ट में मौजूद हो, वहां पर स्थगन नहीं होना चाहिए। आइए जनाब स्टडी करते हैं आदेश 17(1). जहां न्यायालय प्राप्त कारण के आधार पर स्थगन करता है, वहां वह ऐसे स्थगन के साथ साथ खर्चे का भी आदेश दे सकेगा। अगर आप कोर्ट एडजॉर्न दे रही है तो कॉस्ट भी इम्पोज कर सकती है। आप डेट मांग रहे हैं, लाइए भाई 2000 रुपये जमा कराइए, या दूसरी पार्टी को दीजिए, वो आइए खड़ी है, क्यों नहीं करा रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए कॉस्ट है, अर्थात स्थगन कम से कम होने चाहिए। 17(2), जहां साक्ष्य अभिलिखित कर लिया गया है, पक्षकार तारीख पर नहीं आता। जहां एविडेंस रिकॉर्ड हो गई है लेकिन दूसरी पार्टी नहीं आती है केस में, जिस दिन की सुनवाई स्थगित हुई है उपस्थित नहीं होने में असफल रहता है, वहां न्यायालय अपने स्वविवेक से उस मामले में आगे की कार्रवाई करेगा, मानो एडजॉर्नमेंट लेने वाला पक्षकार उपस्थित है। नियम 2 कहता है कि आपको एडजॉर्नमेंट पहली डेट पर दे दिया गया, लेकिन अगली डेट पर भी आप नहीं आते और एविडेंस ऑलरेडी हो चुकी है, तो कोर्ट जो फर्दर स्टेज होगी उसके लिए आगे बढ़ जाएगा, आपका इंतजार नहीं करेगा। 17(3) क्या कहती है, जरा एक्ट से बताऊंगा इसको। पक्षकारों में से किसी पक्षकार के साक्ष्य आदि पेश करने में असफल रहने पर भी न्यायालय आगे कार्रवाई करेगा। आपकी ड्यूटी है कि आज अपनी एविडेंस पेश कीजिए, लेकिन नहीं ला रहे हैं तो क्या करेगा कार्रवाई, जरा देखें। जहां बात का कोई पक्षकार जिसे उस दिन समय अनुदत किया गया है अपना साक्ष्य पेश करने में या अपने साक्ष्य को हाजिर करने में या वाद की आगे प्रगति के लिए आवश्यक कोई ऐसा अन्य कार्य करने में जिसके लिए उसे समय प्रदान किया गया था, अनुज्ञात किया गया था, प्रदान अर्थात अनुज्ञात किया गया था, असफल रहता है, वहां न्यायालय ऐसी गलती के लिए, ऐसे व्यतिक्रम के लिए यदि पक्षकार उपस्थित हों तो तत्क्षण केस का डिसीजन कर देगा। तो वाद को तत्क्षण विनिश्चित करने के लिए प्रोसीड करेगा। यदि पक्षकार या उनमें से कोई अनुपस्थित हो तो नियम 2 के अधीन कार्रवाई कर सकेगा। नियम 2 आगे पढ़ दिया मैंने, अर्थात नियम 2 ये कहता है कि अगर अनुपस्थित है तो आदेश 9 बजे प्रक्रिया अपनाई जाती है अनुपस्थित लोगों के लिए, वो प्रक्रिया अपना सकेगा न्यायालय। कहना का मारुजा सिर्फ यही है कि जो डेट लगी है उसमें आना चाहिए, और नहीं तो कोर्टों को सख्त होना चाहिए, बहुत डिले हो रहा है जस्टिस में तो। और ये कभी हमने 40 साल पहले पढ़ी थी, आज भी डिले बरकरार है, डिले नहीं होना चाहिए। आदमी का ईमान डोलता है, विश्वास खत्म हो जाता है, कहते सेकंड द फेथ ऑफ ए पर्सन इन ए सिस्टम। आदमी का लूज हो जाता है, जो विश्वास है वो ढीला पड़ जाता है। न्यायपालिका में आदमी विश्वास करते हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो डिले डिफीट जस्टिस, ये था आदेश 17। देखिए मिनट हुए 7 या 9 हो गए, टॉपिक हो गया खत्म। तो मैं ये सोच रहा हूं कि एक टॉपिक इसके साथ में एक आदेश आपको और बता दिया जाए। तो ये था 17, और अब मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत घूमता है इसकी तरफ भी लोग, बहुत होता है, बाकी तो एक्ट से भी देख लोगे, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। आदेश 19, आदेश 19 धारा 30, धारा 30 के बारे में बताऊंगा, आदेश 19 के बारे में बताऊंगा। ये धारा शपथ पत्र से रिलेटेड है, एफिडेविट। सिविल कोर्ट में सबसे ज्यादा एफिडेविट होते हैं, गवाही एफिडेविट पे आती है, एग्जामिनेशन चीफ एफिडेविट पे आता है, मुकदमे का वाद पत्र एफिडेविट पे आता है। एफिडेविट कई चीजों में लगता है। यहां मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि एफिडेविट जो है झूठा कभी नहीं देना चाहिए। अगर जो व्यक्ति एफिडेविट झूठा देता है
उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आदेश 19 के अंदर वो प्रोविजंस बताए गए हैं, वो नियम बताएंगे गए हैं जिसके अनुसार लोगों को एफिडेविट देना चाहिए पार्टीज को। और धारा 30 सीपीसी की भी इसी बारे में उपबंध करती है। तो आइए धारा 19 की 17 देख लिया आपने स्थगन की, अब ये 19 भी देख लो थोड़ी सी। लंबा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत वो नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपके लिए जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि व्हाट इज एफिडेविट। नो डेफिनेशन इज इज प्रिस्क्राइब्ड इन सीपीसी रिगार्डिंग एफिडेविट। वैसी जो हमने बनाई है अपनी वो ही बताते हैं बस, या जैसे कहते हैं पढ़िए और किताबों में। किसी कथन को कसम लेकर, शपथ लेकर, भगवान की शपथ तो अब ली नहीं जाती है, बस यही कहा जाता है मैं कसम लेता हूं, मैं शपथ लेता हूं कि भगवान की और गीता रामायण की शपथें बंद कर दी हैं कोर्टों ने, क्यों पता लोग झूठ बोलते हैं शपथ लेके भी। किसी कथन को शपथ लेकर किसी प्राधिकृत अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा करना, कहना, साथ साथ यह भी प्रमाणित करना कि उसके विश्वास में वह बात या कथन सत्य है, शपथ कहलाता है। अर्थात इसके इंग्रेडिएंट क्या है? कोई आदमी घोषणा करे, शपथ के साथ करे, किसी तत्व या किसी घटना के बारे में संबंध में होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए, किसी प्राधिकृत अधिकारी, नोटरी या मजिस्ट्रेट के समक्ष होनी चाहिए। अधिकतर नोटरी के समक्ष होती है भैया, एक ओथ कमिश्नर भी होते हैं, उनके सामने होती हैं। शपथ के साथ होनी चाहिए, अर्थात शपथ पूर्वक होनी चाहिए, ये बात कहता है। धारा 30 क्या कहती है, जरा सा सब देखें एक बार को। मजिस्ट्रेट या न्यायालय कह सकता है स्वयं या किसी की प्रार्थना पर, स्वयं या तो स्वयं कह सकता या कोई पक्षकार प्रार्थना करे कर कि कोई पक्षकार किसी तत्व अपनी बात को शपथ पत्र द्वारा सिद्ध करे। अगर कोई बात न्यायालय में सिद्ध करनी है तो एफिडेविट के मार्फत सिद्ध करे। ऐसा न्यायालय या तो स्वयं या किसी पक्षकार की रिक्वेस्ट पर ऐसी बात कह सकता है, ये धारा 30 कहती है। आदेश 19 इस संबंध में कुछ नियम प्रतिपादित करता है। आइए मैं नियम जो है बेयर एक्ट है क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा बेयर एक्ट से ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, अच्छे रहेंगे, फायदे का सौदा है। किसी बात के शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाने के लिए आदेश देने की शक्ति। अंग्रेजी में पढ़ दो, अंग्रेजी में अच्छा लगता है मुझे तो। पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव्ड बाय द एफिडेविट। ये एविडेंस की बात चल रही है कि किसी बात को, एविडेंस को सिद्ध किया जाए थ्रू एफिडेविट। एनी कोर्ट में एट एनी टाइम फॉर sufficient reason order that any particular fact or fact may be proved by the affidavit, or that the affidavit of any witness may be read at the hearing on such conditions as the court thinks reasonable। क्या कहता है? यदि किसी भी न्यायालय को किसी भी समय पर्याप्त कारण से आदेश दे सकेगा कि किसी भी विशिष्ट तथ्य या किसी भी विशिष्ट तथ्य को शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाना जाए, या किसी साक्षी का शपथ पत्र सुनवाई के लिए ऐसी शर्तों पर पढ़ा जाए जो न्यायालय युक्त समझे। परंतु जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि दोनों में से कोई पक्षकार सद्भाव से यह चाहता है, कहने का मारूजा है, ये कह रहा है कि एग्जामिनेशन चीफ तो एफिडेविट पे दे दो, लेकिन
क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए विटनेस को न्यायालय में बुला लो। ये जरा इसका प्रोविजन सुनो। प्रोवाइडेड दैट वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट आइदर पार्टी बोना फाइडे डिजायर द प्रोडक्शन ऑफ विटनेस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन चीफ को तो एफिडेविट से मान रहा है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में आए पार्टी एंड दैट सच विटनेस कैन बी प्रोड्यूस्ड, एन ऑर्डर शैल नॉट बी मेड ऑथराइजिंग द एविडेंस ऑफ सच विटनेस टू बी गिवन बाय एफिडेविट, और उसकी गवाही एफिडेविट पे ना हो, साक्ष्य शपथ पत्र पर ना लिया जाए। कहने का मारूजा ये भी ऐसा भी न्यायालय कर सकता है कि ना दे। अब क्वेश्चन आता है दूसरा, पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ डिपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। अपॉन एनी एप्लीकेशन एविडेंस में बी गिवन बाय एफिडेविट, बट द कोर्ट में एट इंस्टांस ऑफ आइदर पार्टी ऑर्डर द अटेंडेंस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द डिपोनेंट। किसी भी आवेदन पर साक्ष्य शपथ पत्र द्वारा दिया जा सकेगा, किंतु न्यायालय दोनों पक्षकारों में से किसी की भी प्रेरणा पर अभिसाक्षी को आदेश दे सकेगा कि वे प्रति परीक्षा के लिए हाजिर हो। कहने का मारूजा ये है, ये स्पष्ट है कि एग्जामिनेशन चीफ जो है वो तो एफिडेविट पे हो, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन न्यायालय के सामने ही होना चाहिए। ऐसा प्रार्थना पत्र कोई देता है तो हो सकता है, जब तक कि अभिसाक्षी न्यायालय में स्वीय उपसंजति से छूट न पाया हुआ हो। बहुत कठिन हिंदी है। Such attendance shall be in court unless the deponent is exempted from the personal appearance in the court or the court order। कहने का मारूजा ये है, यदि कोई छूट न्यायालय ने दे रखी है तो उस व्यक्ति की बात तो और, अन्यथा दूसरी स्थितियों में ऐसे व्यक्ति को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए न्यायालय बुला सकता है किसी के आवेदन। नंबर 3, मैटर टू विच एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड। एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड टू सच फैक्ट्स एज द डिपेंडेंट इज एबल ऑफ हिज ओन नॉलेज टू प्रूव। कहने का हमारा ये है कि एफिडेविट में जो लिखो भाई तुम्हारे ज्ञान पे आधारित होना चाहिए या तुम्हारे विश्वास पे आधारित होना चाहिए, मतलब झूठ साठ नहीं चलेगा। एक्सेप्ट ऑन इंटरलोक्युटरी एप्लीकेशंस ऑन विच स्टेटमेंट of his belief may be admitted, provided that the grounds thereof are stated। The cost of affidavit की कॉस्ट जो है वही पक्षकार देता है जो एफिडेविट पेश करता है। लेकिन मैं कहने यही चाहूंगा, ये एफिडेविट में असंगत बातें नहीं लिखा जाना चाहिए, ये नियम 3 कहता है। चौथा कहता है कि नियम कि न्यायालय साक्ष्यों को नियंत्रित कर सकेगा। कैसे करेगा जरा देखें। द कोर्ट में कंट्रोल एविडेंस, द कोर्ट में बाय डायरेक्शंस रेगुलेट द एविडेंस एज टू इशू ऑन विच इट इज रिक्वायर्ड एविडेंस एंड द मैनर इन विच सच एविडेंस मे बी प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट। कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकेगा कि क्या क्या बातें आप एफिडेविट में लिख के लाएं। न्यायालय निर्देशों द्वारा ऐसे विवादकों के बारे में जिनकी साक्ष्य अपेक्षित है, साक्ष्य की ओर ऐसी रीति जिसे ऐसा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए, विनियमित कर सकेगा। न्यायालय की ड्यूटी है कि वो कंट्रोल करे कि एविडेंस का मैनर क्या हो। न्यायालय सविवेकानुसार और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे साक्ष्य को अपवर्जित कर सकेगा जो पक्षकारों द्वारा अन्यथा पेश किया जाता है। कहने का मीनिंग ये होगा, न्यायालय की शक्ति पूर्ण है, वो कोई भी बात ऊट पटांगी कहूंगा मैं तो, या हेरा फेर जो मतलब की बातें हैं, फैक्ट इन इश्यू से रिलेवेंट है, वही एविडेंस में आनी चाहिए, वही एफिडेविट में आनी चाहिए। ये नहीं फालतूपन की बातों से मतलब है कि आपकी वो ये कह सकेगा कि किस बात पे किस बारे में आप लाएं। न्यायालय साक्ष्य का संशोधन या खारिज किया जाना, इसमें कहना ये चाहता है 5वें रूल में, अगर ये आपने कोई एविडेंस
एफिडेविट पे दी है और वो बेतरकीब और मतलब की नहीं है, तो कोर्ट उसमें संशोधन भी कर सकता है, आपको डायरेक्शन देगा, दूसरा एफिडेविट दो या पूरा डिसमिस कर देगा उसको। क्या कहता है जरा पढ़ते हैं। न्यायालय से स्वयं विवेकानुसार ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, मुख्य परीक्षा शपथ पत्र के ऐसे भाग का जिससे उसकी दृष्टि में साक्ष्य का गठन नहीं होता, अर्थात बात ही एफिडेविट दे रहे हो एग्जामिनेशन चीफ का, उसमें लिख पता नहीं क्या से कह रहे हो, रेलेवेंट ही नहीं है। संशोधन कर सकेगा, वह संशोधन करने का आदेश कर सकेगा, कहेगा कि नहीं ये पार्ट बेकार है। ऐसा मुख्य परीक्षा शपथ पत्र को जिसे साक्ष्य ग्राह्य साक्ष्य का गठन नहीं होता वापस या खारिज कर सकेगा, उसको खारिज भी कर सकेगा। 6 साक्ष्य के शपथ पत्र का रूप विधान और मार्गदर्शक सिद्धांत। इसके अंदर 6 को पढ़ लें, मैं आपको बता देता हूं, फिर भी पढ़ के बताता हूं। इसमें नियम दिया गया, देखिए एफिडेविट में क्या लिखे। देखिए पहली बात मैं वैसे तो एफिडेविट में नंबर एक बात तो नंबर 1, पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 3, पैरा नंबर 4, पैरा नंबर 5, जो तारीख है वो गैगरिन कैलेंडर के मुताबिक जैसे 29/5/96 29/5/98 तो ये डेटें इन्हीं अंकों में होनी चाहिए। 29/5 ये नहीं उसके साथ में लिख दें हिंदी में या अंग्रेजी में 29/5 नहीं, डेट वाइज ये 29/5 क्या कंटेंट्स देने वो बिल्कुल सारगर्भित होने चाहिए। कौन से पैरे आपके विश्वास पर आधारित है उसको सत्यापित करना चाहिए। एफिडेविट नंबर्ड होना चाहिए और एफिडेविट की जो पंक्तियां हैं वो भी नंबर्ड होनी चाहिए और पेजिनेटेड होना चाहिए एफिडेविट, और लास्ट में सत्यापित होना चाहिए, डेट डली हुई होनी चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए और ड्यूली किसी जैसे नोटरी के सामने या ओथ कमिश्नर के सामने मोहर वगैरह लगी हुई होनी चाहिए। ये सेक्शन 6 आपको बताना चाहेगा, जो मैं आपको ओरली बता रहा हूं। मैं इसे पढ़ देता हूं आपको फिर भी। An affidavit must comply with the form and requirement set forth below. Such affidavit should be confined to and should follow the chronological sequence, the date and events that are the relevant for proving facts or as other matters dealt with. Where the court is of the view that an affidavit is a mere reproduction of the pleading or contain the legal grounds of any party's case, the court may, by order, strike out the affidavit or such parts of the affidavit as it deems fit and proper. Each paragraph of an affidavit should, as far as possible, be confined to a distinct portion of the subject. An affidavit shall state which of the statements in it are made from the deponent's own knowledge and which are matter of information or belief. The source for any matters of information or belief. An affidavit should have the page numbered consecutively as a separate document or as of several documents contained in a file. Be divided into numbered paragraphs. Have all numbers including dates expressing figures. And affidavits are annexed to the affidavit. And affidavits are annexed to the affidavits or any other pleadings. Give the annexure and pages number of such documents that are relied upon. तो कहने का मारूजा ये जो 6 पैरा है ये उसकी पूरी बॉडी का डिफाइन करता है कि एफिडेविट में क्या क्या चीजें दी जाएं, क्या क्या चीजें ना हो। तो ये आज हमारा पैरा था, टॉपिक था एफिडेविट
कैसे तैयार किया जाए, एफिडेविट में क्या हो। तो एफिडेविट के बारे में था, और एडजॉर्नमेंट का आदेश 17 था और एफिडेविट का आदेश 19 था, और साथ साथ धारा 30 का भी इसमें जिक्र किया गया था। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि भाई आपको इस बारे में बताऊं। मेरा जो अगला टॉपिक होगा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगा, और आदेश 18 और सेक्शन 138 होगा। मैं समझता हूं कि आज आपको एडजॉर्नमेंट आदेश 17, एफिडेविट सेक्शन 30 और आदेश 19 समझ आएगा। आदेश को आप ऐसे समझो, आदेश तो किसी सब्जेक्ट का नाम है। मान लो इसे आप एफिडेविट ना मान के इसे लिखो आदेश 19, तो आदेश 19 में आप याद करो, रटो कि इसके अंदर एफिडेविट आता है। एफिडेविट कैसे तैयार किया जाए, उससे संबंधित क्या रूल्स, क्या गाइडलाइंस है, किस तरीके से उसके अंदर एविडेंस दी जाए, कौन से पैराग्राफ सत्यापित किए जाए, क्या नहीं किया जाए, ये इसके नियम बताते हैं। तो यह जितने भी ये आदेश हैं एक प्रकार से एक सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट के नियम इसमें दिए हैं। तो इस तरीके से 51 आदेश आपके सामने आएंगे। तो 18-20 तो मैं लाई चुका हूं आपके सामने, और धीरे धीरे करके मैं आपके सामने सिर्फ वो आदेश लाऊंगा जो प्रोसीडिंग्स के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। कोशिश करूंगा कि मैं पूरी सीपीसी आपको पढ़ाऊं। जब बताऊं वैसे क्या पढ़ा सकता हूं मैं, आप लोग इंटेलिजेंट हो, कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।